तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले 10 मिनट में संजय अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। संजय ने आदित्य और अनुष्का को दिलासा दिया। तीनों चुपचाप लिविंग रूम के सामने वाले लॉन में कुर्सियों पर बैठ गए। ये कैसे संभव है? अनुष्का ने संजय की ओर देखते हुए पूछा। मेरा मतलब है कि कैसे कोई बिना दरवाजे और खिड़कियों को तोड़े हमारे घर में घुस गया और फिर जब हम सो रहे थे तब हमारी तस्वीरें ली। कहते हुए वो रो पड़ी। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, उसने कहा। सर, अंदर कुछ नहीं टूटा है, हम उंगलियों के निशान की तलाश कर रहे हैं, कांस्टेबल ने कहा। संजय ने कहा, उन्हें तुरंत परीक्षण के लिए लैब में ले जाएं और मुझे घर के बाहर एक कंट्रोल वैन चाहिए। हाँ सर, कांस्टेबल ने जवाब दिया और अंदर चला गया। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? संजय ने घड़ी देखते हुए पूछा। अब दोपहर के 12:30 बज रहे थे। अनुष्का ने कहा, नहीं, जब हम खाना बना रहे थे तब मैंने उनके फ़ोन में ये देखा था। चिंता मत करो, मैं समझ गया। मैं रीना से कहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए तुरंत कुछ बना दे, उसने कहा और घर पर फ़ोन करने के लिए उठा। आपको चाची को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर लॉकडाउन के दौरान। मैं बना लूँगी, अनुष्का ने कहा। संजय ने अनुष्का को रोकते हुए कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी चाची को कुछ जल्दी बनाने और विकास को यहाँ लाने के लिए कहता हूँ। विकास संजय का बेटा और आदित्य का करीबी दोस्त था। अनुष्का मुस्कुराई और आदित्य की तरफ देखा, जिसने हाँ कहा। उन्होंने कहा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, तब तक हम यहीं चीज़ों को समेटते हैं। ठीक है, आदित्य ने सिर हिलाया और अनुष्का का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद वो नीचे आए और देखा कि पुलिस अभी भी घर के प्रवेश द्वार पर उंगलियों के निशान और अन्य सबूतों की तलाश कर रही थी। चौहान, अनुष्का और आदित्य को सीढ़ियों से नीचे आते देख संजय ने पुकारा। चौहान ने सिर हिलाया और रसोई से बाहर चला गया। बेडरूम में या ग्राउंड फ्लोर पर कोई निशान नहीं है, उन्होंने कहा और संजय भ्रमित देख रहा था। चौहान ने आगे कहा, लगता है कि इस जगह को साफ कर दिया गया है सर। क्या तुमने जगह साफ की? संजय ने आदित्य और अनुष्का की ओर मुड़कर पूछा, जो उनके पीछे खड़े थे। नहीं अंकल, फ़ोटो देखते ही हमने आपको कॉल किया, आदित्य ने जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि किसी ने बिना शोर मचाए घर में घुसने की हिम्मत की और फिर ऊपर जाकर बेडरूम में घुस गया, बत्तियां जला दी, तस्वीरें ली, बाहर निकलते वक्त जगह साफ कर दी और घर से बाहर निकलकर चुपचाप भाग गया? चौहान ने असमंजस में कहा। वो रुक जाता है और भ्रमित होकर इधर उधर देखता है, क्योंकि संजय, आदित्य और अनुष्का उसे अविश्वास से देखते हैं। वो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आगे कहता है, ये किसी भी चोरी की तुलना में स्वच्छता अभियान जैसा लग रहा है। उसने संजय की ओर देखा तो संजय ने उसे ऐसी नज़र दी कि चौहान चुपचाप बाहर चले गया। इसका क्या मतलब है चाचा? अनुष्का ने अब और चिंतित होकर पूछा। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, एक अजीब आदमी होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं इलाके में गश्त बढ़ाता हूँ, संजय ने कहा। लेकिन उन्होंने उसका फ़ोन कैसे अनलॉक किया? अनुष्का ने पूछा। तभी आदित्य सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने अपना फ़ोन कैसे अनलॉक किया? अनुष्का ने फिर पूछा। सोच में खोए आदित्य को जल्दी होश आया। क्या? नहीं, आपको लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ? उसने कहा और सभी ने उसकी ओर देखा। नहीं, हमारा ये मतलब नहीं है, संजय ने कहा। संजय ने कहा, आप आराम कीजिए, खाना जल्दी आ जाएगा, हम तुम्हारा फ़ोन लैब में ले जा रहे हैं।
आप लोग निशान खोजते रहें, संजय ने कहा और चौहान और उनकी टीम काम पर वापस लग गई। मुझे गार्ड का नंबर दो, मैं उससे भी बात करना चाहता हूँ, संजय ने पूछा। आदित्य ने गार्ड का नंबर निकाला और डायल किया। श्रवण जी, आदित्य बोल रहा हूँ, मकान नंबर 120, गार्ड का फ़ोन उठाते ही कहा। जय राम जी की साहब, गार्ड ने जवाब दिया। आदित्य ने स्पीकर पर फ़ोन लगाया और संजय ने अपना परिचय दिया। श्रवण संजय की आवाज़ सुनते ही ध्यान से सुनने लगा। संजय ने पूछा, क्या आपने कल रात सेक्टर क्षेत्र में किसी संदिग्ध व्यक्ति को घूमते देखा? नहीं साहब, सब कुछ हमेशा की तरह शांत था। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई हंगामा नहीं हुआ जब मैं वहाँ था, गार्ड ने जवाब दिया। संजय ने कहा, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको फिर से फ़ोन करूँगा, और फ़ोन काट दिया। विकास ने नाश्ता लाया और आदित्य ने उसे सारी बातें बताई। वो ये सुनिश्चित करने के लिए घर के चारों ओर घूमता है कि सब कुछ सुरक्षित है। मैं यहाँ रात के लिए रुक सकता हूँ, विकास ने कहा जब अनुष्का और आदित्य डिनर टेबल पर खाना खा रहे थे। नहीं ठीक है, चिंता मत करो, आदित्य ने कहा। शाम के 7:30 बज रहे थे और अनुष्का बेचैन हो रही थी। टीवी चालू था, लेकिन वो रात की घटना के बारे में सोचते हुए अपने नाखून चबा रही थी। लिविंग रूम में आदित्य बेचैन चक्कर लगा रहा था। संजय चाचा ने क्या कहा? अनुष्का ने बेचैनी से पूछा। अनुष्का को देखकर उसने जवाब दिया, हमारे अलावा फ़ोन पर या बेडरूम में कोई और फिंगरप्रिंट्स नहीं है। उन्हें लगता है कि ये कुछ सीरियस हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने ये किया है वो वापस भी आ सकते हैं। चाचा ने कहा कि उन लोगों का समूह हो सकता है जिन्हें हमारे घर में प्रवेश मिला है। वो आपकी नौकरानी या पूर्व नौकरानी हो सकती है जिसने डुप्लीकेट चाबियां बनाई। ये सुनकर अनुष्का काँप रही थी। उन्होंने पास हमारे घर के बाहर एक कंट्रोल वैन खड़ी कर दी है। वो वैन जल्द ही आने वाली है, आदित्य ने कहा और वो अनुष्का के बगल में बैठ गया। मुझे डर लग रहा है, अनुष्का ने रोते हुए कहा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुमको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, आदित्य ने उसे दिलासा दिया। मैंने अपने पड़ोसियों से भी मुलाकात की है और उन्हें सब कुछ बताया है। घटना की खबर सुनकर वो चौंक गए और कहा कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम उन्हें दिन या रात में कभी भी जगा सकते हैं। अनुष्का चिंतित थी लेकिन मुस्कुराई। अनुष्का ने कहा, हमें संजय चाचा को धन्यवाद देना चाहिए अपने आदमियों को यहाँ भेजने के लिए, खासकर ऐसे समय में जब वे पहले से ही दिन भर अपने कर्तव्यों में बहुत व्यस्त हैं। हाँ बिल्कुल, आदित्य ने जवाब दिया और उसे गले लगा लिया। रात 10:30 बज रहे थे। आदित्य गेट के बाहर खड़े पुलिस वैन को खिड़की से देख रहा था। सीढ़ियों पर रोशनी थी, बाहर अंधेरा था, इसलिए वो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। उसने अपना हाथ शीशे के पास घुमाया और ड्राइवर की सीट पर बैठे व्यक्ति ने उनकी तरफ देखा और हाथ हिलाकर जवाब दिया। कुछ देर बाद वो अपने घर के बाहर तैनात पुलिस के लिए कॉफ़ी, चाय और नाश्ता लेकर गया। धन्यवाद आदित्य बेटा, वैन के कांस्टेबल हेमंत ने कहा। वो आदित्य को जानता था। धन्यवाद नहीं हेमंत जी, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक कप चाय और नाश्ता लिया। अगर आपको रात में कुछ चाहिए तो कृपया मुझे फ़ोन करें या दरवाजे में घंटी बजाएं, मैं आपके पास लेकर आ जाऊँगा। इसके अलावा पार्किंग के शौचालय का बेझिझक उपयोग करें। मुख्य द्वार बंद होगा पर मैं इसे अंदर से बंद नहीं करूँगा, उसने कहा और अंदर चला गया। वो पूरी रात बाहर रहेंगे, इसलिए आराम करो, उसने अनुष्का से कहा। अनुष्का ने कोमल मुस्कान के साथ आदित्य की ओर देखा, लेकिन वो अभी भी चिंतित थी। अनुष्का बिस्तर पर लेटी रही
उसे नींद नहीं आ रही थी। आदित्य किताब पढ़ रहा था। नींद नहीं आ रही? उसने किताब की ओर देखते हुए पूछा। मुझे डर लग रहा है, अनुष्का ने ब्लैंकेट से अपना चेहरा ढकते हुए कहा। आदित्य मुस्कुराता है और कंबल हटाता है और उसका चेहरा खोलता है। चेहरा खोलते ही वो मुस्कुरा देती है। आदित्य ने उसे गले लगाया। मैं यहाँ हूँ, तुम चैन से सो सकती हो, उसने कहा। थोड़ी देर बाद आदित्य सो जाता है और वो अभी भी नहीं सो पाती है। वो उठती है और सोए हुए आदित्य को देखती है। घर की बाकी लाइटें जलती रहती हैं, बस बेडरूम की लाइट बंद की होती है। उसने वो किताब उठाई जो आदित्य पढ़ रहा था। कुछ पन्ने पलटे और उसे नींद आने लगी। कोई आश्चर्य नहीं कि आदित्य इतनी शांति से सो सकता है इसे पढ़ने के बाद, उसने खुद से कहा और हंसी और पढ़ना जारी रखा। अनुष्का ने धीरे से अपनी आंखें खोली। किताब को गोद में लिए उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई। वो पहले दीवार पर घड़ी देखती रही। दीवार की घड़ी का रेडियम डायल अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहा था। रात के 2:30 बजे थे। वो एक बार फिर सोए हुए आदित्य की ओर देखती है। कमरे के चारों ओर देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दरवाज़ा फिर से आधा खुला हुआ था। वो आदित्य को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ डर के मारे साइलेंट मोड में चली जाती है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। वो अपना हाथ बढ़ाती है और आदित्य को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। अचानक उसके बिस्तर से 4 मीटर दूर वॉशरूम में फ्लश करने की आवाज़ से उसके पूरे शरीर में ठंड की लहर फैल गई और अनुष्का जैसे उसी जगह पर जम सी गई। उसने अपना सिर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ मोड़ा। जब वो धीरे धीरे खुलता और बंद हो जाता है तो वो घबराकर दरवाजे की ओर देखती है। उसके बाद वॉश बेसिन में पानी की आवाज़ आती है। उनके बेडरूम में कोई है ये सोचकर अनुष्का का पसीना छूटने लगा था और वो सांस के लिए हाफ रही थी। उसके दिमाग में तरह तरह की बुरी संभावनाएं दौड़ रही थी, जबकि उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी। वो फिर से आदित्य के पास हाथ पहुंचाती है जो उसकी बाईं ओर सो रहा था। वो बिस्तर पर अपना हाथ फेरती है, लेकिन उसका हाथ आदित्य को छू नहीं पाता, इसलिए वो मुड़कर अपनी बाईं ओर देखती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि आदित्य उसके बगल में नहीं था। आदित्य, उसने उसे पुकारा, लेकिन केवल अपने होंठ हिलाए। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और किसी ने वॉशरूम में लाइट बंद कर दी। जैसे ही आदित्य पजामा पहनकर वॉशरूम से बाहर निकलता है, अनुष्का खुली आंखों से दरवाजे की ओर देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनुष्का आश्चर्य से आदित्य को देखती है और फिर बेडरूम की बाईं ओर देखती है और आदित्य को फिर देखती है। वो बेकाबू होकर रोती है। आदित्य जल्दी से उसके पास जाता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। क्या हुआ, क्या हुआ? उसने उसे कसकर गले लगाते हुए पूछा। मैं तो पागल हो गई हूँ आदित्य, वो रोई। कोई यहाँ था, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है, उसने अपनी बाईं ओर तकिए की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि वो मुश्किल से बोल पा रही थी। वो अब भी रो रही थी। आदित्य ने फौरन बाहर खड़ी वैन को सूचना दी और पूछताछ की। अपने घर के आसपास कोई हलचल नहीं है, वे इलाके में गश्त कर रहे हैं, उसने फ़ोन काटते हुए कहा। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा था, उसने रोते हुए बताया। क्या? आदित्य ने पूछा। जब तुम वॉशरूम में थे तो तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक आदमी यहाँ सो रहा था। आदित्य उसके बगल में अपना सिर खुजलाते हुए बैठा। ये कैसे संभव है? उसने अनुष्का को अविश्वास से देखते हुए पूछा। अपना फ़ोन चेक करो, उसने कहा। क्या? आदित्य ने अभी भी उलझन में कहा। प्लीज़ अपना फ़ोन चेक करो, उसने दोहराया। मेरा फ़ोन यहाँ नहीं है, संजय चाचा उसे लैब में ले गए हैं, याद है? आदित्य ने जवाब दिया।
तुमको आराम करने की ज़रूरत है, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। फिर आदित्य ने फ़ोन की रिंगटोन सुनते ही बात करना बंद कर दिया। ये क्या है? अनुष्का ने पूछा। 1 मिनट रुको, आदित्य ने ध्यान से सुनने की कोशिश करते हुए कहा। ध्यान से सुनते हुए उसने अनुष्का की ओर देखा। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? उसने अनुष्का से पूछा। वो यहाँ है, उसने बिस्तर के बगल में टेबल पर पड़े अपने फ़ोन की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। आदित्य फिर से रिंगटोन को ध्यान से सुनता है। आदित्य को पसीना आ रहा था और उसने कांपती आवाज़ में कहा, अरे ये मेरा फ़ोन है, सुनो। उसने अनुष्का की बात सुनते हुए कहा। हाँ, ये तुम्हारा फ़ोन की रिंगटोन है, मैंने सेट की थी, उसने कहा। रुको, यह आवाज़ नीचे के फ्लोर से आ रही है, उसने कहा। अनुष्का ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, और वो आदित्य के बहुत करीब से चलने लगी। सीढ़ियों से नीचे चलने पर डाइनिंग टेबल पर आदित्य का फ़ोन देखकर वो चौंक गए। ये लगातार बज रहा था। अब आदित्य भी डर गया और डर के मारे धीरे धीरे डरते हुए डाइनिंग टेबल की ओर चलने लगा। टेबल की ओर जाते जाते वो अनुष्का को देखने के लिए मुड़ता है। वो सिर हिलाती है और आदित्य उसके फ़ोन तक पहुंचता है। कांपते हाथों से वो फ़ोन उठाता है और कॉल का जवाब देता है। हेलो, उसने धीरे से दूसरी तरफ जवाब की प्रतीक्षा में कहा। वो आदमी दूसरी तरफ से क्या कह रहा है, ये सुनकर आदित्य चौंक गया। क्या हुआ, कौन है? अनुष्का ने कांपते हुए पूछा, जैसे कि उसके शरीर में जान ही नहीं थी। आदित्य उसे देखता है और फ़ोन काटता है, झुकता है, फ़ोन को टेबल पर रखता है और दीवार पर लगे कैलेंडर की ओर इशारा करता है। वो एक कुर्सी पर बैठता है और जल्दी से पानी पीता है। अनुष्का कैलेंडर को ध्यान से देखती है और मुस्कुराती है। विकास चिल्लाते हुए किचन के दरवाजे का पर्दा उठाकर बाहर आया। अप्रैल फूल! अनुष्का पीछे मुड़कर देखती है और संजय का बेटा विकास उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ और दोनों कानों को पकड़कर खड़ा होता है। वो मुस्कुराती है और उसके पास दौड़ती है, प्यार से उसे कंधे पर थपथपाती है और उसे गले लगाती है। आवाज़ आई और वो मुड़ी और आदित्य को मुस्कुराते हुए और उसके कान पकड़ते हुए देखा। क्या तुम दोनों ने मुझे डराकर अप्रैल फूल बनाया? अनुष्का ने बेचैनी महसूस करते हुए पूछा। आदित्य ने कहा, हमें इस प्रैंक को कुछ रोमांचक करने के बारे में सोचा था। अनुष्का उसकी ओर दौड़ी और उसे गले लगा लिया। भाई, मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि जब मैं वॉशरूम गया तो तुम बेड पर कैसे आए, लेकिन एक अच्छी चाल चली, क्योंकि जब उसने तुम्हें बिस्तर पर देखा तो उसकी हालत और भी ख़राब हो गई और फिर उसने मुझे वॉशरूम से बाहर आते देखा। आदित्य ने बेझिझक मुस्कुराते हुए कहा। उसने सोचा कि मैं उसके साथ बिस्तर पर था और जब उसने मुझे वॉशरूम से बाहर आते देखा तो उसमें जो थोड़ी हिम्मत बची थी वो भी ख़त्म हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा बिस्तर? मैं तो यहीं किचन में छिपा था। विकास ने उलझन से कहा, लेकिन आदित्य की हंसी के कारण उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। अनुष्का ने चाय ऑफ़र की और तीनों बातें करने लगे। कौन सा बिस्तर? मैं आज कभी भी कमरे में नहीं आया। विकास आदित्य के बगल में खड़ा फुसफुसाया। ये एक महान प्रयास था और तुमने फिंगरप्रिंट भी हटा दिए। वो बहुत खुश था। तुमने कल रात दस्ताने पहने थे क्या? लेकिन फिर तुमने घर की सफाई कैसे की? ये अजीब था। विकास जो बता रहा था उसे नज़रअंदाज करते हुए आदित्य ने कहा। वे सारी बातें करते रहे और हंसते रहे। थोड़ी देर बाद आदित्य का फ़ोन बजा। एक्सक्यूज़ मी बोलकर वो कॉल लेने के लिए किचन में चला गया। अनुष्का और विकास बातें कर रहे थे। हेलो। फ़ोन से विकास को खुद की आवाज़ सुनाई दी और तुरंत फ़ोन कट गया। वो शॉक में अपने फ़ोन को देखता है, तभी उसे एक टेक्स्ट मैसेज आता है। मैसेज में लिखा है, अपने फ़ोन की गैलरी में देखें। आदित्य गैलरी खोलता है
और ली गई आखिरी तस्वीर पर क्लिक करता है। भयभीत वो फ़ोटो को देखता है। अचानक कमज़ोरी से उसके हाथ कांपने लगते हैं और फ़ोन उसके हाथ से ज़मीन पर गिरता है। वो बिना हिले डुले फ़ोन देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जगह फंस गया हो। वो फ़ोटो को देखने के लिए धीरे से नीचे झुकता है। फ़ोन गिरने की वजह से स्क्रीन बिखर गई, लेकिन आखिरी बार क्लिक की गई तस्वीर साफ नज़र आ रही थी। ये बेडरूम के दरवाजे के पास लिया गया एक वीडियो मैसेज था, जैसे कि अनुष्का ने बताया था। जब वो वॉशरूम से निकल रहा था तब उस वीडियो में अनुष्का बेड पर बैठी नज़र आई। वो वीडियो को रोकता है और आगे जूम करके देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि वीडियो में अनुष्का के बगल में एक आदमी उसी की तरह लेटा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक विकृत और दुष्ट मुस्कान थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।